गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग जो है अगला टॉपिक शुरू करते हैं कैटलिस्ट के बाद। दैट इज क्या? एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में क्या है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने अभी लास्ट कैटलिस्ट पढ़ा था। कैटलिस्ट के बारे में क्या बोला था? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है व्हिच चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो भी कैटलिस्ट ही होते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। मतलब जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं उन्हें हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या है? आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which catalyze the बायोकेमिकल रिएक्शन, कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। विच कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कहां हो रही होंगी? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो रिएक्शन जो कहां हो रही होंगी? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें सेकेंड कि एंजाइम्स जो हैं, सेकेंड जो है कि पहला क्या था कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं व्हिच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या है कि एंजाइम्स जो हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। एंजाइम्स उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहला क्या था कि एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए होते हैं। दूसरा, एंजाइम जो आप लोगों को मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है, एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन, हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है, यहां पर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन रिक्वायर ए डिफरेंट एंजाइम। हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम जो होगा वो अलग अलग लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम को आप दूसरी रिएक्शन में यूज कर सकते हो। एक एंजाइम एक बायोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब अगर दूसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं या आपके उस बायोलॉजिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में थोड़ा चेंज भी कर देते हैं तो भी उसके लिए एंजाइम दूसरा ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हों तो उसका हाइड्रोलाइसिस करने के लिए जो एंजाइम यूज हुआ, कौन सा यूज हुआ? इन्वर्टेज। क्या यूज हुआ? इन्वर्टेज। क्या बन गया? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, दोनों आपको मिल जाएंगे। एक ग्लूकोज और दूसरा क्या? फ्रक्टोज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अगर ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का अगर हम लोग जाइमेज एंजाइम लेते हैं, वहां पर क्या लेते हैं? जाइमेज एंजाइम लेते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा? C2H5OH इथेनॉल प्लस कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, 2C2H5O। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है उसको कैटलाइज किया जाता है जाइमेज एंजाइम से और सुक्रोज को कैटलाइज किया जाता है किससे? इन्वर्टेज से। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंजाइम्स की। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स में आगे बढ़ते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के लिए क्या कहता है कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में हमने बोला था कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक।
देखिए आपने बोला था कि एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम, हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम जो होगा वो अलग अलग होगा, मतलब एक बायोलॉजिकल रिएक्शन एक एंजाइम, ठीक है। तो इसलिए एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक हो गए कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर पाएगा, दूसरी को नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोगों ने यूरिया का हाइड्रोलाइसिस किया तो उसके लिए जो कैटलाइज एंजाइम लिया गया दैट इज यूरिएज, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि भैया मिथाइल यूरिया ले लिया, मतलब नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन था उसको हटा के क्या रख दिया, मिथाइल ग्रुप रख दिया, मिथाइल यूरिया ले लिया, ठीक है। तो मिथाइल यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमने एंजाइम यूरिएज ही ले लिया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या किया गया, एक मिथाइल ग्रुप तो जोड़ा है, तो क्या होगा वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यूरिएज जो है वो एंजाइम सिर्फ यूज होगा यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए। अगर आपको कोई दूसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन करनी है तो मतलब आप एंजाइम जो है वो भी दूसरा लेंगे। उसके बाद बोलता है कि एंजाइम एफिशिएंसी एंजाइम की, तो एंजाइम जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, they can increase the speed of reaction to 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 टाइम्स। इनकी एफिशिएंसी होती है कि रिएक्शन की स्पीड को इतना बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं, 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी, ये हम लोग कैटलिस्ट में भी बात कर रहे थे, एंजाइम में भी बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी एंजाइम की बहुत ज्यादा है किसी बड़ी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, कि एंजाइम थोड़ा चाहिएगा और आप बहुत बड़ी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेनिन एक एंजाइम है, फॉर यूज होता है किसके लिए, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क के लिए, ठीक है। और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क होने के बाद आप जब मॉर्निंग में देखते हो आपको देखो कितना टाइम, कितना गुना मिलता है वो, ठीक है। तो एंजाइम वापस मिल जाता है, तो लेकिन काफी गुना वापस मिलता है, मतलब रीजनरेशन काफी फास्ट है उसका, ठीक है। रीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट होना। उसका बोला गया ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, कि किस रेंज पर, किस टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो हाईली एफिशिएंट होंगे, ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है 310 केल्विन, वहां पे एंजाइम हाईली एफिशिएंट है, और पीएच जो है दैट इज कितना 7.4। अब कहता है रेंज क्या है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज की बात करें तो 298 to 310 केल्विन होता है, एंड पीएच जो है वो 5 to 7 होता है। सर्दियों में देखा होगा दूध जमाते टाइम, ठीक है, कि मम्मी जो है दूध जमाने के लिए सर्दियों में उसके ऊपर ढक देती है, कपड़ा ढक देती है और कुछ ढक देती है। गांव में देखा होगा कि उसके ऊपर बोरियां एक बोरी ढक दी जाती है ताकि उसमें गर्मी बन जाए, मतलब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में आ जाए। उसमें जो एंजाइम्स है, जो आपने लस्सी उसमें डाली है सुबह दही बनाने के लिए, तो उसमें उतने ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाए एंजाइम, उतनी ही जल्दी उसमें काम करें, ठीक है। उसके बाद बोला गया एंजाइम एक्टिवेटर्स या को एंजाइम, तो वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे एंजाइम्स एक्टिवेटर ही कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा घर में जो है वो सुबह दही नहीं जमता, तो उसमें कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी डाला जाता है, वो क्या करते हैं एंजाइम की स्पीड को बढ़ा देते हैं रिएक्शन को कैटलाइज करने की। तो जनरली कैसे होते हैं, ये मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स, ठीक है। उसका एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, कि वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स की स्पीड को घटाते हैं उसे एंजाइम्स इनहिबिटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर ड्रग्स ले रहे हों तो हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स किसी तरह काम करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह काम करेंगी या पॉइजन्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पे। उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि एंजाइम किसी रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करता है। तो देखिए इस मैकेनिज्म को हम लोग लॉक एंड की मैकेनिज्म भी बोलते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे एक ताले की ताली होती है उसी तरह से एक एंजाइम एक रिएक्शन, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि वन एंजाइम वन बायोलॉजिकल रिएक्शन, एक एंजाइम एक बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम और दूसरा रिएक्टेंट को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो दोनों मिलकर आपके पास क्या बना लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट में रिएक्शन होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट में, और एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद आपका अलग हो जाएगा क्या, सबस्ट्रेट में रिएक्शन हुई एंजाइम सरफेस पे, उसके बाद एंजाइम अलग और क्या प्रोडक्ट अलग। E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट। होता क्या है देखिए कि
ठीक है, ये आपका जो है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक, एक सेकेंड। अब सबस्ट्रेट जो है वो इस तरह से होगा कि वो इसके अंदर फिट हो जाए। जैसे ताली जो है वो उसके अंदर फिट हो जाती है, उसी तरह से सबस्ट्रेट जो है वो इस तरह से होगा, एंजाइम जो है वो इस तरह से होगा कि सबस्ट्रेट उसके अंदर पूरा फिट हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वन एंजाइम वन बायोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम इस तरह से होना चाहिए कि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाए। ओके, अब क्या हुआ, ठीक है, अब सबस्ट्रेट जो था वो इसके अंदर क्या हो गया भाई, फिट हो गया। क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया। ठीक, अब फर्दर देखेंगे कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट जो एंजाइम के ऊपर आएगा तो यहाँ पर रिएक्शन होगी इन दोनों में, किसमें, सबस्ट्रेट के दोनों मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट। एक सबस्ट्रेट में रिएक्शन हो गया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को अलग अलग कर लेते हैं एंजाइम से। तो एंजाइम आपका जैसा आपने स्टार्टिंग में लिया था वैसा ही आपको वापस मिल जाएगा एंजाइम। ठीक है, और प्लस क्या, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ये क्या आ गया, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो किस तरह काम करता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करता है कि सबस्ट्रेट जो है वो पूरा का पूरा एंजाइम के अंदर फिट हो जाता है, फिर उसमें रिएक्शंस होती हैं, वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। फिर एंजाइम को हम लोग उससे अलग कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इसे लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की लास्ट मेथोडोलॉजी है दैट इज एक ऑटो कैटालिसिस और दूसरा इंड्यूस कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें हम लोगों को बाहर से कोई कैटलिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, उस रिएक्शन में ही कोई प्रोडक्ट ऐसा बना होगा कि जैसे ही वो प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लग गया। जैसे हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही Mn2 पॉजिटिव बना तो Mn2 पॉजिटिव आयन जो है वो किसकी तरह काम करने लगी, एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें बाहर से आपको कोई कैटलिस्ट की ऐड नहीं करना, उसमें बना हुआ कोई प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है, तो उसे हम लोग उसे हम लोग ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस की वो रिएक्शन जिसमें हम लोगों को बाहर से कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं करना पड़ा, उस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बना है वही कैटलिस्ट की तरह काम कर दे, तो उसे हम लोग ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन बात करें इंड्यूस कैटालिसिस। तो इंड्यूस कैटालिसिस में क्या बोलता है कि जब एक रिएक्शन का रेट इज अफेक्टेड बाय एक रिएक्शन का रेट जब दूसरी रिएक्शन को अफेक्ट कर दे तो उसे हम लोग इंड्यूस कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन ए रिएक्शन, जब एक रिएक्शन जो है अफेक्ट्स द रेट ऑफ अनदर रिएक्शन, जब एक रिएक्शन का रेट जो है वो दूसरी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहा है जो हो नहीं रही होगी, उन कंडीशंस में वो रिएक्शन जो हो नहीं रही होगी अगर उसी टाइम पे कोई दूसरी रिएक्शन वहां पे कर दी जाए और फिर वो भी होने लग जाए तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, एंजाइम खत्म हो गया है, आपका सिर्फ क्या बचा हुआ है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बचा हुआ है और एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन बचा हुआ है। उसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है।